मेरी कनपटियां सुलग उठी और दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। रत्ना के चेहरे पर भी खौफ के साए गहरे हो गए थे, मगर ऐसा नाजुक लम्हा कभी नहीं आया था। ब्लैक कैट के दोनों कमांडोज मेज के दूसरी तरफ दरवाजे के करीब राइफलें ताने खड़े थे। इनके चेहरों पर पत्थर जैसी सख्ती थी, आंखों में बेपनाह सर्द मोहरी थी। इनकी उंगलियां राइफलों के ट्रिगर्स पर थीं और वो एक्शन लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। बेला इनके बाएं तरफ थी, इसके होंठों पर फातिहाना चमक थी। वो चमकती हुई नज़रों से कभी मेरी तरफ देखती और कभी रत्ना की तरफ देख रही थी। कन्याकुमारी के लिए यह सूरत हाल बिल्कुल अनोखी और दहला देने वाली थी। वो ये तो जानती थी कि पुलिस और ब्लैक कैट्स को एक पाकिस्तानी दहशतगर्द और इसकी एक साथी औरत की तलाश है। फारिग औकात में वो हमारे साथ इस मौजू पर तबादला ख्याल भी करती थी, लेकिन इसने ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि पुलिस जिन दहशतगर्दों को पूरे शहर में तलाश करती फिर रही है वो इसके फ्लैट में मौजूद हैं। वो हम पर शुबा कर ही नहीं सकती थी। रत्ना इसके साथ माउंट आबू के होटल में काम कर चुकी थी, वो इसे अच्छी तरह जानती थी और रत्ना इसकी नज़रों में दहशतगर्द नहीं हो सकती थी। और मेरे बारे में भी इसने कभी नहीं सोचा था, जबकि रत्ना ने इससे मेरा तारुफ विजय मल्होत्रा के नाम से कराया था और जाहिर है ये किसी मुसलमान का नाम नहीं हो सकता था। इस वक्त की सूरत हाल से भी वो फौरी तौर पर ये नहीं समझी थी कि ये ब्लैक कैट कमांडो हमारे लिए आए हैं, बल्कि वो कुछ समझी ही नहीं थी। अलबत्ता खौफ से इसका चेहरा एकदम धुआं हो गया और इस खौफ के नतीजे में वो चीखती हुई उठ खड़ी हुई। अपनी जगह पर बैठ जाओ। बेला की हलक से वो राहट निकली। इसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए थे। आंखों में सफ़ा की उबर आई। कोई भी अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा। कन्याकुमारी भद से कुर्सी पर बैठ गई। खौफ ने इस पर लर्जा सतारी कर दिया था और वो होले होले कांपने लगी। बड़ी अफसोस की बात है शोभा, रत्ना ने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सामने बैठी हुई शोभा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि एक तवाइफ से वफा की तवक्का नहीं रखनी चाहिए। होटल के कॉटेज में तुम्हारी बरहना तस्वीर देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम क्या से क्या बन गई हो। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन कन्याकुमारी की मासूमियत ने हमें फंसा दिया। तुम शायद भूल गई थी कि माउंट आबू में प्रेम निवास रेस्टोरेंट के मैनेजर से मेरा झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ था और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। शोभा ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, लेकिन मैं इस बात को नहीं भूली थी। चंद रोज़ पहले कन्याकुमारी के साथ तुमसे मुलाकात होते ही वो सारी बातें मेरे जहन में ताज़ा हो गईं और फिर तुम लोगों के जाने के बाद ही मुझे ख्याल आया कि तुम दोनों वो तो नहीं हो पुलिस जिनको तलाश कर रही है। तुम्हारे इस दोस्त का तारुफ अगरचे विजय मल्होत्रा के नाम से हुआ था, लेकिन मुझे इसकी बातों से शुबा हो गया कि ये मुसलमान है। पहली मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान इसने 2-4 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो आमतौर पर किसी हिंदू के मुंह से नहीं निकलते। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, अगले रोज़ मैंने तुम दोनों के बारे में मालूमात हासिल शुरू कर दी। मुझे बाज़ राय से मालूम हो गया कि इस ऑपरेशन की इंचार्ज बेला है। बेला से पहले भी मेरी मुलाकात रही है, लेकिन इस रोज़ पता चला कि बेला यहाँ से जयपुर वापस जा चुकी है। मैं बेला से मुलाकात के लिए खुद जयपुर पहुँच गई और बड़ी मुश्किल से इस तक पहुँच सकी। बेला से मुलाकात के बाद ये तस्दीक हो गई कि इस पाकिस्तानी दहशतगर्द के साथ तुम हो, यानी माउंट आबू के प्रेम नवाज रेस्टोरेंट की साबिक वेट्रेस रत्ना। वो एक बार फिर खामोश हो गई। इसकी नज़रें अब भी रत्ना के चेहरे पर मरकूज थीं। मैंने बेला से प्रोग्राम बना लिया। वो कह रही थी, बेला अगर चाहती तो कन्याकुमारी के फ्लैट पर भी छापा मार सकती थी, मगर इसमें किसी गड़बड़ का अंदेशा था, इसलिए मैंने तुम लोगों को डिनर पर मदऊ कर लिया। और अगर इस दावत में अपनी पुरानी दोस्त बेला को भी मदऊ न करती तो बद इखलाकी होती। इसलिए तुम वाकई तवाइफ हो। रत्ना ने इसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। ये सब क्या है? कन्याकुमारी बारी बारी हम सब की तरफ देखते हुए बोली। इसके लहजे में भी थरथराहट थी। क्या ये विजय मल्होत्रा? रत्ना ने ठीक कहा था कि तुम वाकई बहुत मासूम हो। शोभा ने इसकी बात काट दी। ये विजय मल्होत्रा नहीं, वो पाकिस्तानी दहशतगर्द है जिसने हमारे देश में तबाही फैला रखी है और ये रत्ना इसकी शरीककार है। ये शख्स नाजी। शोभा की खामोश होने पर बेला ने कहा, 1 मिनट। मैंने हाथ उठाकर बेला को मजीद कुछ कहने से रोक दिया। तुमने हमें कोई मोहलत नहीं दी थी, बल्कि कदम कदम पर हमारे लिए जाल फैला रखे थे। मोटेल वाली तबाही में भी हमारा कोई हाथ नहीं। हम महज चाय पीने और कुछ देर आराम करने के लिए रुके थे, लेकिन तुम्हारे आदमी शिवा और राकेश पहले से ही वहाँ मौजूद थे। तमाम रास्तों की निगरानी की जा रही थी। 2 दिन की मोहलत तुम्हारी जुबानी बात थी। तुमने हमारे फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए थे। वो तुम्हारी आदमी की हरकत थी। इस तरह मोटेल में होने वाली तबाही हम पर तो नहीं आयद होती। मैं एक बार फिर खामोश हो गया। फिर इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए बोला, मैं तुम्हें एक बासूल दुश्मन समझता था, लेकिन तुमने कदम कदम पर धोखा दिया। अब मुझे तुम पर बिल्कुल एतमाद नहीं रहा। अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करूँगा जो तुम मेरे साथ करती रही हो। वाह, बेला ने हल्का सा कहका लगाया। तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे हम कोई गेम खेल रहे हों। ये खेल ही तो है, मैंने जवाब दिया।
ज़िंदगी और मौत का खेल। अभी तक हम दोनों की बाजी बराबर चल रही है, लेकिन जो इस खेल पर गिरफ्त मजबूत करने में कामयाब हो गया वो जीत जाएगा और दूसरा ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा। इस वक्त खेल पर मेरी गिरफ्त मजबूत है, बेला ने कहा। तुम हार चुके हो। तुम्हारी ज़िंदगी और मौत के दरमियान थोड़ा ही फासला रह गया है। अभी कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। मैंने कहा, किसी भी खेल का फैसला तो आखिरी लम्हों में होता है और मेरे ख्याल में अभी आखिरी लम्हात नहीं आए। बड़े पूरे एतमाद हो, बेला मुस्कुराई। मौत के इन फरिश्तों को सामने देखकर भी तुम्हें खुशफहमी है कि अभी खेल का फैसला नहीं हुआ। हाँ, मैंने मायूस होना नहीं सीखा, मैंने जवाब दिया। तुम भी इस बात की गवाह हो, बाज़ औक़ात एन आखिरी लम्हों पर बाजी पलट जाती है। अब ये बाजी पलटने वाली नहीं है, बेला ने कहा और शोभा और कन्याकुमारी की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ से उठ जाओ। शोभा तो फौरन ही उठकर एक तरफ हो गई। अलबत्ता कन्याकुमारी अपनी कुर्सी पर बैठी रही। इसके चेहरे पर खौफ के साए अब भी गहरे थे। उठो, जल्दी करो, बेला की अलग से गुर्राहट से निकली। कन्याकुमारी दोनों हाथों से मेज़ का सहारा लेकर उठ गई। इसकी टांगें होले होले काँप रही थीं। मैंने रत्ना की तरफ देखा। इसने भी दोनों पाँव अपने सामने मेज़ के किनारे पर टिका लिए। कन्याकुमारी की कुर्सी मेरे बिल्कुल सामने थी। वो जैसे ही कुर्सी से उठकर एक तरफ हटी, मैंने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे मेज़ के नीचे टांगे लंबी करके एक पैर से कुर्सी को जोरदार ठोकर मारी। कुर्सी बड़ी तेजी से फर्श पर फिसलती हुई एक कमांडो की टांगों से टकराई। कुर्सी इसकी पिंडली की हड्डी से टकराई थी। वो चीखता हुआ एक टांग पर नाच गया। इसका राइफल वाला हाथ एक हाथ ऊपर उठ गया। ठीक इसी लम्हे रत्ना भी बड़ी तेजी से दोनों हाथ मेज़ के किनारे पर टिकाए मेज़ के नीचे लंबी हो गई। इसके दोनों पैरों की ठोकर दूसरे कमांडो की टांगों पर लगी। वो भी लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरा। मैं बड़ी तेज़ी से अपनी जगह से उठ गया था और इससे भी ज़्यादा तेज़ी दिखाते हुए मैंने मेज़ उलट दी। उलटती हुई मेज़ का किनारा बेला को भी लगा और वो चीखती हुई पुश्त के बल गिर गई। मैं उछल कर उल्टी हुई मेज़ की दूसरी तरफ पहुंच गया और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर एक कमांडो की राइफल पर हाथ डाल दिया। राइफल कब्जे में लेने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। इसमें शुबा नहीं कि ब्लैक कैट कमांडोज इंतहाई आला तरबियत याफ्ता थे। इस फोर्स को डेथ स्क्वाड का नाम भी दिया गया था। अपने हरीफ पर काबू पाने के लिए ये जान की बाजी भी लगा देते थे, लेकिन यहाँ वो मार खा गए थे। नहायत चौकस होने के बावजूद हमारी ये कार्रवाई इनकी तवक्का के बिल्कुल मुखालिफ थी। ये बात तो इनके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि हम जैसी निहत्ते शिकार पूरी तरह इनके रहमो करम पर होने के बावजूद ऐसी कोई हरकत करेंगे, और इस खुद एतमादी में वो मार खा गए थे। राइफल हाथ में आती ही मैंने इन्हें जद में ले लिया। रत्ना ने भी बड़ी फुर्ती से उठकर दूसरे कमांडो के हाथ से राइफल छीन ली। अब वो सब हमारे रहमो करम पर थे। मैंने इन्हें राइफल की जद पर लेकर दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा कर दिया और इन दोनों के लिबास थपथपाने लगा। इनके कपड़ों के अंदर छोटे छोटे पिस्तौल भी छुपे हुए थे। मैंने वो पिस्तौल भी निकाल लिए। बेला भी उठकर खड़ी हो गई। इसकी आंखों में खून उतर आया था। मैंने कहा था ना कि किसी भी खेल का फैसला ऐन आखिरी लम्हों में होता है, मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, और वो आखिरी लम्हात ये हैं जिन्होंने अपना फैसला दे दिया। अब तुम्हारा क्या ख्याल है, इसके बावजूद तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते? बेला ने गुर्राते हुए कहा। मैं भी इस वक्त कामयाबी का दावा करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि इस वक्त मुझे तुम पर बालादस्ती हासिल हो गई है। हाँ, ये बात मैं तस्लीम करती हूँ, लेकिन ये भी जहन नशीन कर लो कि तुम्हारी ये बालादस्ती ज़्यादा वक्त तक कायम नहीं रह सकेगी। बेला ने जवाब दिया, और तुम लोग इस शहर से निकल नहीं सकोगे। ये बात शोभा ने कही थी। तेरी तो रत्ना ने इसे गलीज गाली दी। तुम्हारा फ़ोटो तो मैं इस वक्त बिगाड़ूंगी कि कोई तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। कुतिया हरामजादी, यहाँ हमें एक महफूज जगह मिल गई थी। हम चंद रोज़ आराम से यहाँ रहते और खामोशी से निकल जाते, लेकिन तुम्हारी वजह से। इसने राइफल घुमाकर इसका बट शोभा के सीने पर मारा। ज़रब खासी ज़ोरदार थी। शोभा चीख कर दोहरी हो गई। रत्ना ने राइफल की दूसरी ज़रब इसके मुंह पर लगाई। ठोड़ी पर लगने वाली ये ज़रब पहले से ज़्यादा ज़ोरदार थी। शोभा एक बार फिर चीख उठी, मगर रत्ना पर इसके चीखने का कोई असर नहीं हुआ। वो राइफल के बट से इसके मुंह पर ज़रबे लगाती रही। रत्ना ने वाकई ठीक कहा था कि वो शोभा का फ़ोटो इस तरह बिगाड़ेगी कि कोई इस पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। शोभा चीखती रही और रत्ना इसकी धुनाई करती रही। शोभा का चेहरा लहूलुहान हो चुका था। इसके सामने के ऊपर के 2 दांत टूट कर गिर गए थे। शायद जबड़ा भी क्रैक हो गया था। वो फर्श पर पड़ी हुई तड़प रही थी। शोभा के इस बंगले में 2 मुलाजिम थे और इस वक्त दोनों अंदर ही थे। मैंने बेला, ब्लैक कैट के दोनों कमांडोज और दोनों मुलाजिमों को राइफल की जद पर ले रखा था। कन्याकुमारी एक तरफ खड़ी थर थर काँप रही थी। एक मौके पर एक कमांडो ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, मगर मैंने इसके सीने पर जोर से राइफल का बट मारा कि वो चीखता हुआ पीछे हट गया। इसके बाद किसी को अपनी जगह से हरकत करने की जरूरत नहीं हुई थी। बेला इन कमांडो से जरा हटकर खड़ी थी। इसके चेहरे पर बेपनाह वहशत थी। रत्ना को इसने पहले भी लड़ते हुए देखा था। खुद इसके साथ भी 2-2 हाथ हो चुके थे, लेकिन इसका ये जुनून बेला ने पहली मर्तबा देखा था। रत्ना ने शोभा को अदमुआ
रवां करके छोड़ दिया और फिर वो बेला की तरफ घूम गई। नाजी तुम्हारे साथ रियायत करता रहा है मगर मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगी। वो बेला के चेहरे पर नजर जमाते हुए गुर्राई। वो सूटकेस कहाँ है? अगर तुम सूटकेस मेरे हवाले कर दो तो तुम्हारी शायद मौत को कुछ आसान बना दूं। वो सूटकेस जयपुर में है, बेला ने जवाब दिया। वो बज़ाहिर बहुत खौफजदा नजर आ रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो बहुत बड़ी अदाकारा है। इसने कदम कदम पर हमें धोखा दिया है और अब भी महज खौफजदा होने की अदाकारी कर रही थी। रत्ना ने इसके कोले पर राइफल की बट से एक जोरदार ज़रब लगाई। बेला चीख उठी। इस लम्हे एक कमांडो ने अपनी जगह से छलांग लगाई। मैं फ़ौरन इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं तो शायद इसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन रत्ना पर जुनून तारी था। इसने राइफल सीधी करके फायर खोल दिया। पहले तो छलांग लगाने वाला कमांडो छलनी होकर गिरा और फिर रत्ना ने दूसरे को भी छलनी कर दिया और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए बेला ने खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछली और परिंदे की तरह उड़ती हुई खिड़की से बाहर निकल गई। मैं दौड़कर खिड़की के करीब पहुंचा, मगर इस तरफ बाहर अंधेरा था। एक तरफ दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें तो सुनाई दे रही थीं, मगर बेला दिखाई नहीं दी। मैंने अंधेरे में एक ब्रेस्ट मार दिया, मगर गोलियों की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। मैं कमरे में फायरिंग की आवाज़ सुनकर वापस मुड़ा। शोभा के दोनों मुलाजिम बाहर वाले दरवाजे के करीब ढेर हो चुके थे। उन्होंने शायद भागने की कोशिश की थी और रत्ना ने इन्हें उड़ा दिया था। और तुम? वो शोभा की तरफ मुड़कर गुर्राई। वो दोनों हाथ फर्श पर टिकाए उठने की कोशिश कर रही थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें भी छलनी कर सकती हूँ, लेकिन तुम जिंदा रहोगी। अपनी इस बिगड़ी हुई सूरत के साथ तुम जब भी आईना देखोगी तो तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारा हुलिया किसने बिगाड़ा था और तुम। वो कन्याकुमारी की तरफ मुड़ गई। तुमने हमें पनाह दी है, हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। कन्याकुमारी थर थर काँप रही थी। इस खून खराबे ने इसकी हालत और भी बिगाड़ दी थी। वो इसलिए खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। दीदी वो रत्ना की तरफ देखकर हकलाई। बेला भाग गई है, तुमने इसे भी जिंदा छोड़ दिया। ये लोग बाद में मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी अपने साथ। तो फिर चलो जल्दी करो, मैंने कहते हुए आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। अब तक की सूरत हाल से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बेला अपने साथ सिर्फ इन्हीं 2 कमांडोज को लाई थी जो रत्ना के हाथों मारे गए थे। मैं इसे अच्छी तरह जानता था, वो ज़्यादा भीड़ भाड़ की कायल नहीं थी। इसने जब भी मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की थी अपने साथ 2-3 से ज़्यादा आदमियों को इस्तेमाल नहीं किया था। इस मरतबा भी इसने यही गलती की थी। हालांकि पिछले तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए इसे अपने साथ कम से कम 1 दर्जन कमांडो ज़रूर लाने चाहिए थे ताकि मुझे घेर सकती। और कोई बाहर भी मौजूद होता तो अंदर होने वाली फायरिंग के बाद बाहर से मुदाखलत ज़रूर होती, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये रिहायशी इलाका था, बड़ी बड़ी कोठियाँ थी। फायरिंग के बाद बाहर सन्नाटा छा गया होता था। हो सकता है फायरिंग सुनकर किसी ने फ़ोन कर दिया और पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाली हो। सबसे अहम बात यह थी कि बेला भी भाग गई थी। वो बहुत चालाक औरत थी, कोई फौरी कार्रवाई कर सकती थी, इसलिए मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। मैं कन्याकुमारी का हाथ पकड़ी इसे तकरीबन खींचता हुआ बरामदे में आ गया। रत्ना भी इसी वक्त बाहर आ गई। पोर्च में शोभा की स्याह रंग की शानदार कार खड़ी थी। मैंने पिछला दरवाज़ा खोलकर कन्याकुमारी को अंदर बिठा दिया और बाहर वाले गेट की तरफ दौड़ा। रत्ना ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को घुमाती हुई गेट की तरफ ले आई। मैं इस दौरान गेट खोल चुका था। गाड़ी जैसे ही गेट के करीब पहुंची, मैं पैसेंजर साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। गली काफ़ी कुशादा थी। गेट के बाएं तरफ सफ़ेद रंग की एक कार खड़ी थी। ये यकीनन वो कार थी जिस पर बेला इन कमांडोज को लेकर आई थी और बंगले की एक भी दीवार फांद कर फरार हो गई थी। मैं एकदम चौंक गया। कन्याकुमारी मुझे पिछली सीट पर नजर नहीं आई। मैंने उछक कर देखा तो मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। कन्याकुमारी सीट पर लेटी हुई थी। इस पर कपकपाहट तारी थी और गालबन दांत भी बज रहे थे। इस वक्त 10:30 भी नहीं बजे थे। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी थी। कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है। कन्याकुमारी के फ्लैट पर वापस जाना खतरे से खाली नहीं था। कोई और ऐसी जगह हमारी नज़रों में नहीं थी जहाँ पनाह ली जा सकती हो। इस वक्त तो हम इस इलाके से ज़्यादा दूर निकल जाना चाहते थे। कन्याकुमारी भी उठकर सीट पर बैठ गई। कार में कदरे सुकून महसूस करके इसने अपने आप और अपनी हद पर काबू पा लिया था। वो मतोइश नज़रों से इधर उधर देख रही थी। अगले चौराहे पर कार दाएं तरफ मोड़ लेना दीदी। कन्याकुमारी की आवाज़ सुनकर हम दोनों चौंक गए। मैंने मुड़कर इसकी तरफ देखा। कहाँ कोई ठिकाना है तुम्हारी नज़रों में जहाँ वक्ती तौर पर पनाह मिल सकती है? मैंने पूछा। हाँ, बाबू रोशन अली, कन्याकुमारी ने जवाब दिया। वो मुसलमान है। तुम्हारी वजह से सबको चंद रोज़ के लिए इसके यहाँ पनाह मिल सकती है। क्या इस पर एतमाद किया जा सकता है? कौन है वो? मैंने फिर पूछा। वो एक बिजनेसमैन है, कन्याकुमारी ने जवाब दिया। चंद महीने पहले एक और रेस्टोरेंट में थी। वो बहुत ऊंचे मायार का रेस्टोरेंट था। वहाँ बाबू रोशन जैसे दौलतमंद लोग ही आते थे। बाबू रोशन मुझ पर
वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर हिचकिचाते हुए बोली, मेरा मतलब है वो मुझे पसंद करने लगा था। वो हमेशा मेरी मेज़ पर आकर बैठता था। एक मरतबा वो मुझे अपनी कोठी पर भी ले गया था। मुमकिन है इसकी नीयत कुछ और हो, मगर मैं दामन बचा कर निकल आई थी। वो खामोश होकर इधर उधर देखने लगी। इस दौरान रत्ना चौराहे पर इसकी बताई हुई सिमत में कार मोड़ चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी वजह से हमें बाबू रोशन के यहाँ पनाह मिल जाएगी, लेकिन क्या यहाँ के लिए इसकी वफादारी मशकूक है? मैंने पूछा। ऐसी बात नहीं, कन्याकुमारी ने जवाब दिया। वो एक वफादार हिंदुस्तानी है, लेकिन मज़हब का भी मामला है। वो यकीनन तुम्हारी मदद करेगा, इस पर भरोसा किया जा सकता है। और दीदी, वो आगे नेवन साइन लगा है ना, वहाँ से कार बाएं तरफ मोड़ लेना। इसने आखिरी जुमला रत्ना से मुखातिब होकर कहा था। ये शहर के दौलतमंद लोगों का रिहायशी इलाका था। सड़क पर दोनों तरफ खंभों पर अगरचे मरकजी बल्ब रोशन थे, मगर दरख्तों की वजह से इनकी रोशनी महदूद होकर रह गई थी। बाज़ जगहों पर तो अंधेरा हो रहा था। रत्ना ने कन्याकुमारी के कहने पर कार एक और कुशादा गली में मोड़ ली थी। इस सड़क पर भी बंगलों के सामने दोनों तरफ दरख्तों की कतारें थीं। रत्ना ने कार की रफ्तार कम करके इसे एक कट से दरख्तों के पीछे सर्विस रोड पर ले लिया और इसे इस बंगले के गेट के सामने रोक लिया, जिसकी निशानदेही कन्याकुमारी ने की थी। कार का रुख गेट की तरफ था। कन्याकुमारी कार से उतर गई और गेट की बेल बजाने लगी। तकरीबन 2 मिनट बाद जेली दरवाज़ा खुला। कोई औरत थी। कन्याकुमारी ने इससे कुछ बात की और जेली दरवाजे में दाखिल होकर गेट पूरी तरह खोल दिया। रत्ना कार को अंदर ले गई। कन्याकुमारी ने गेट बंद कर दिया और दौड़ती हुई कार के साथ ही पोर्च में पहुंच गई। इस तरफ इसने इशारा किया, कार वहां ले जाओ दीदी, इस दरख्त के नीचे रोक दो। रत्ना ने कार पोर्च से आगे निकाल कर दाएं तरफ मोड़कर एक बहुत बड़े और गुंजान दरख्त के नीचे रोक ली। इस जगह अंधेरा भी था और ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि ये किस चीज़ का दरख्त है। रत्ना ने इंजन बंद कर दिया और हम दोनों नीचे उतर आए। कन्याकुमारी ने बरामदे की बत्ती बुझा दी थी, लेकिन अंदर बत्तियां जल रही थीं, जिसकी कुछ रोशनी बाहर आ रही थी। लेकिन बरामदे की बत्ती बुझा देने का यह फ़ायदा हुआ कि हमें बाहर से नहीं देखा जा सकता था। वैसे बंगले की 4 दीवारें खासी ऊंची थी, बाहर से हमें देख लिया जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन कन्याकुमारी ने एहतियातन ये कदम उठाया था और मुझे कन्याकुमारी पर हैरत भी थी कि कहाँ तो ये वो खौफ से थर थर काँप रही थी, इसके दांत बज रहे थे, और कहाँ ये कि वो इतनी तेज़ी दिखा रही थी। इसकी वजह गालबन ये थी कि अब वो अपने आप को ख़तरे से बाहर समझ रही थी। जिस औरत ने गेट खोला था वो भी बरामदे में आ चुकी थी, लेकिन हम अंधेरे में इसे अच्छी तरह नहीं देख सके थे। इसने बरामदे वाला दरवाज़ा खोल दिया और हम कन्याकुमारी के साथ अंदर दाखिल हो गए। वो औरत भी अंदर आ गई। मेरे और रत्ना के पास राइफलें देखकर इसके चेहरे पर एक रंग सा कर गुजर गया, लेकिन इसने फ़ौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। बरामदे वाले दरवाजे से गुजर कर हम जिस कमरे में दाखिल हुए वो खासा बड़ा और शानदार फर्नीचर से आरासा था। इसे बड़ा हॉल कहना मुनासिब होगा। फर्श पर दीवारों तक कालीन बिछे हुए थे। बहुत कीमती सोफ़े एक दूसरे से फासले पर रखे हुए थे। सोफ़ों के 3 सेट थे और हर सेट के सामने शीशे की टॉप वाली कॉफ़ी टेबल रखी हुई थी। निचले हॉल के दाएं तरफ एक कुशादा रहदरी थी और इस रहदरी में भी आमने सामने 2 कमरे थे। रहदरी के आखिर में शीशे का एक बड़ा दरवाज़ा नजर आ रहा था। इस डिज़ाइन और तर्ज के बंगले मैंने इंडियन फिल्मों में देखे थे और आज मैं खुद एक ऐसे बंगले में मौजूद था और मुझे हैरत हो रही थी कि इस वसी और इस बंगले में अभी तक कोई और ज़ीरो दिखाई नहीं दिया था। मैंने इस औरत की तरफ देखा जो गेट खोलकर हमारे साथ अंदर आई थी। इसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। कद 5.5 फीट के करीब और जिस्म की साख्त बड़े गज़ब की थी। फिगर्स बड़े आइडियल और क़यामत ख़ेज़ थे। इसने शलवार कमीज़ पहन रखी थी। इस लिबास ही से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो मुसलमान थी। इसके चेहरे के नकूश भी बड़े पुरकशिश थे और आंखों में तो सितारों जैसी चमक थी। इसके बारे में मेरा ख्याल था कि वो बाबू रोशन की बीवी होगी और कन्याकुमारी को यकीनन बहुत अच्छी तरह जानती होगी, इसलिए तो इसके लिए गेट खोल दिया था और हम भी इसके साथ बेतकल्फ़ी से अंदर आ गए थे। ये नरगस है, कन्याकुमारी ने तारुफ कराया, बाबू रोशन की हाउसकीपर। घर की सारी जिम्मेदारी इनके कांधों पर है। ओ मेरे मुंह से भी इख्तियार निकला, इसके अलावा यहाँ और कितने लोग हैं? कोई नहीं, कन्याकुमारी की बजाय नरगस ने जवाब दिया। बाबू रोशन क्लब गए हुए हैं, इनकी वापसी 2 बजे के करीब होगी। मगर तुम लोग कौन हो? और ये, इसने हमारी राइफलों की तरफ इशारा किया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।